वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब हमने निवेश की बात कर ली, आपकी कमाई को और बढ़ाने की बात कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा टैक्स पर फोकस करते हैं। टैक्स को लेकर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक आम टैक्स पेयर को समझ में नहीं आते हैं। मसलन आपके निवेश पर किस तरह से टैक्स लगता है, कितने साल रुकने पर उस निवेश में आपको टैक्स देना पड़ता है, कैसे ये काउंट होता है, HRA एग्जेम्पशन अगर आपको चाहिए तो वो आपको कैसे मिल सकती है, PPF जैसे निवेश विकल्प जहाँ पे आपको EEE बिल्कुल टैक्स छूट वाला जो आपको रिटर्न मिलता है, इसकी कमाई अगर आपको समझनी हो, ब्याज का कैलकुलेशन समझना हो, तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती। आज इसीलिए हम लेकर आए हैं टैक्स की पाठशाला और मेरे साथ सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील साहब आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास, लेकिन मैं कुछ ही टॉपिक्स पर बात कर पाऊंगी। तो सबसे पहले सबसे कॉमन टॉपिक मेरे ख्याल से मैं PPF का जानना चाहती हूँ। तो PPF में हम सब जानते हैं कि आपको EEE, ठीक है, आपकी टैक्स छूट कमाई होती है, ये ऐसा निवेश का विकल्प है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज दर है वो हर तिमाही उसकी समीक्षा होती है, उसके बाद वो ब्याज दर निर्धारित की जाती है। अब ऐसे में सुनील जी, अगर कोई पिछले 15 सालों से PPF में निवेश कर रहा है तो उन्हें किस तरह की कमाई होगी, ज़रा इसका गणित हमें बता दीजिए। क्योंकि पहले तो हमने देखा है 8.5% के पार तक की भी ब्याज दरें थी, अब तो वो घट गई हैं, 7% के आसपास आ चुकी हैं। अभी हर तिमाही समीक्षा भी होगी उसको लेकर। तो अगर कोई इतने लंबे अंतराल तक इस निवेश के प्रोडक्ट में बना हुआ है, तो अंत में जब उनके हाथ में पैसा आता है तो वो अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे समझे और कैसे पता लगे कि कितना मेरी कमाई हुई है, नेट नेट रिटर्न मुझे कितने ब्याज पर मिला है। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि PPF EEE स्कीम होती है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप लगाते हो तो ATC में छूट, ब्याज पूरी तरह से छूट, और जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो फिर वो पूरी तरह से टैक्स से माफ होता है। ब्याज की दर है 7.1%। अभी एक और स्कीम होती है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPF कहते हैं हम उसको। वहां पर ब्याज की दर है कोई 8.15 या 8.25 की परसेंट की दर है, ऑलमोस्ट 1% ज्यादा है। PPF आम आदमी के लिए, आप बिजनेसमैन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप PPF में पैसा लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं। पहली बात तो ये। अब चूंकि 7% की टैक्स फ्री ब्याज है, इंटरेस्ट पे टैक्स आपको नहीं देना है, जो आपको मिलेगा 7.5, तो इसका मतलब है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑलमोस्ट आपको 10% मिलती है। तो अभी भी ये स्कीम, जबकि ATC में, नई रिजीम में आपको पता होगा कि ATC में जो छूट मिलती है नई रिजीम में नहीं मिलेगी, पर उसके बाद भी आम इन्वेस्टर के लिए ये स्कीम बड़ी अट्रैक्टिव है। 15 साल का लॉक इन पीरियड है, और जैसे आपने कहा कि 15 साल के बाद ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाता है। मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं और 15 साल तक आप लगाते हैं 1.5 लाख रुपए, तो जो पैसा आपने लगाया ऑलमोस्ट उसका डबल आपको मिल जाता है 15 साल के बाद में, और वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। मतलब मिलने वाला पैसा भी टैक्स से माफ होगा। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। एक फर्क आ गया था EPF में लेके, जो लोग कंफ्यूज होते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को लेके। वहां पर सरकार ने कहा था कि अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे EPF में, PPF में तो आप 1.5 लाख ज्यादा लगा ही नहीं सकते हैं। वहां पे लॉक इन है कि आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की करेंगे। तो वहां पर अगर 2.5 लाख से ज्यादा आप जमा करवाते हैं PF में, एम्प्लॉयज के केस में, तो 2.5 लाख से ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल है, और 2.5 लाख से जो कम ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री है। तो ये तो हम थोड़ा सा PF का मामला अलग रखते हैं, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर थोड़ा सा PPF पर भी मुझे बात करनी थी। सवाल दरअसल PPF को लेकर कुछ ज़्यादा आ रहे थे, तो इसीलिए ये समझना था कि जिस तरह से आपकी ब्याज दर बढ़ती है, घटती है समीक्षा के बाद, तो उसी तरह से आपने जिस तरह से निवेश किया हुआ है उसी तरह से आपको ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है ना कि अगर आपने 10 साल पहले डाल दिए पैसे तो भैया लगातार वही ब्याज मिलता रहेगा। ये ब्याज उतार चढ़ाव तो होगा और उसके मुताबिक आपको रिटर्न भी मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार क्वार्टरली आपकी ब्याज की समीक्षा करती है, जो आपका कॉर्पस पड़ा है, बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें जो इंटरेस्ट लग चुका है, उसके ऊपर ही आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। आप मान लीजिए अगर आपको 15 साल में पैसे निकालने हैं, जो उस वक्त जब आप पैसे निकाल रहे होंगे उस वक्त जो आपको ब्याज दर होगी वो ब्याज दर ही लागू होगी और उसके मुताबिक आपको रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियसली वो एक्यूमुलेट हुआ होगा, क्योंकि आपने अगर काफ़ी साल पहले से निवेश किया हुआ है तो उसका फायदा भी आपको मिलता रहेगा, राइट? बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। PPF के बाद अब HRA एग्जेम्पशन की बात करते हैं, जहां पर टैक्स डिडक्शन का जो एक कैलकुलेशन है ना सुनील जी, वो झटपट हमको ज़रा समझा दीजिए कि कैसे इस एग्जेम्पशन को लेकर, टैक्स डिडक्शन को लेकर इसका आकलन किया जाता है।
देखिए बड़ा सिंपल सा है। पहली बात तो मान लीजिए नए रिजीम में एचआरए की छूट आपको नहीं मिलेगी। जहाँ तक पुराने रिजीम की बात है, ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, बेसिक सैलरी, और आपको आपका एम्प्लॉयर 16,000 रुपए आपको एचआरए दे रहा है, 16,000 रुपीज़, और आप एक मकान किराए पे आपने ले रखा है जिसका किराया आपको 12,000 रुपए आप दे रहे हैं। 16,000 आपको एचआरए मिला, 12,000 आपने किराया दे दिया। सवाल उठा कि मुझे छूट 12,000 की मिलेगी या छूट 16,000 की मिलेगी। तो दोनों ही बातें गलत है। छूट करने का कैलकुलेशन का तरीका है। उसमें कितना एचआरए आपको मिला, पहला आपको देखना है। 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी आपकी 30,000 की सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 15%, 50% हो गया 15,000 रुपए। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो जितना आपने एक्सेस रेंट पे किया है 10% ऑफ सैलरी के ऊपर, यानी 9,000 रुपए। आपका 3,000 रुपए है, 10% ऑफ द सैलरी, 30,000 का 10% 3,000, तो 9,000, यानी 9,000, 15,000, 16,000। सबसे कम कितना है? 9,000। 16,000 रुपए का आपको एचआरए मिला, 9,000 की छूट मिल गई, बाकी 7,000 रुपए पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको 3 पैरामीटर्स पे टेस्ट करना पड़ता है। आपको एचआरए कितना मिला, 50% ऑफ सैलरी, और एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तीनों में जो सबसे कम होगा वो छूट, बाकी पर टैक्स। अब ये तो आपने झटपट समझा दिया हमें और ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम समझा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ये ज़रा हमें बताइए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और कैसे आपके कमाई पर जो है वो टैक्स लगेगा? बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। हमेशा सरकार भी कंफ्यूज रहती है और टैक्स एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नियमों में इतना जल्दी से परिवर्तन आता है। हम समझते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को लेके, और बाद में बात करेंगे इक्विटी शेयर्स को लेके। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं, एक डेट म्यूचुअल फंड्स, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आप डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं, यानी वो ऐसे म्यूचुअल फंड जो 65% इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, उनको कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उसमें नियम बिल्कुल ही अलग है। नंबर 1 नियम, हर साल 1 लाख रुपए तक आप टैक्स की बचत कर सकते हैं, बशर्ते आप 12 महीने तक उस इक्विटी म्यूचुअल फंड को अपने पास रखें। तो 1 लाख तक कोई इनकम होती है तो टैक्स से माफी। 1 लाख के बाद जितनी भी इनकम होगी उस पर केवल 10% टैक्स। शर्त है 12 महीने की होल्डिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 12 महीने के बाद में आप से पहले आप बेच देते हैं, तब भी टैक्स की दर कम है। नॉर्मल जो स्लैब 30% का है, 30 नहीं लगता है, 15% टैक्स आपको देना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। ये नियम हो गया आपका म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड है, उसमें बड़ा परिवर्तन सरकार ने कर दिया था पिछले साल के बजट में। आपको पता होगा, पहले डेट म्यूचुअल फंड 36 महीने के बाद में लॉन्ग टर्म हो जाया करते थे। टैक्स का रेट था 20%। लेकिन अब क्या कर दिया, चूंकि लोगों की शिकायत थी कि जो एफडी करते हैं बैंक में, उस पे तो आप पूरा टैक्स ले रहे हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड भी तो आखिर इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं, उस पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा भी दे रहे हैं 20% का, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दे रहे हैं। सरकार ने चेंज कर दिया, अब जो भी डेट फंड है लॉन्ग टर्म नहीं माने जाएंगे। डेट वाले म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी स्लैब रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, एक छूट है इसमें, जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले कर दी थी, 1 अप्रैल 2023 से पहले लॉन्ग टर्म डेट में, डेट फंड जो लॉन्ग टर्म अगर हो गए हैं, वहां पर वही नियम लगेगा। 1 अप्रैल 23 के बाद अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे डेट म्यूचुअल फंड में, उस पर हमेशा टैक्स स्लैब रेट के मुताबिक लगेगा। आप अगर 20 के स्लैब में 20, 30 के स्लैब में तो 30%। मेरे ख्याल से जितना मुमकिन हो सका आपने समझाने की कोशिश की है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जहां पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास दरअसल समय ख़त्म हो चुका है सुनील सर, इसीलिए धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और जितना मुमकिन हो सका इन टैक्स के पेज को समझाया दर्शकों को। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अगर आप भी टैक्स से किसी मुद्दे पर सलाह चाहते हैं हमसे, तो हम अपने सवाल हमें भेज दीजिए। हम आपके सवालों को हमारे एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको न सिर्फ आपके निवेश की राह, बल्कि निवेश पे लगने वाले टैक्स के बारे में भी आपको पूरी समझाइश दे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।